डुमरी विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। डुमरी में शिक्षक दिवस के दिन यानी कि 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव की डुगडुगी बजते ही सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है, लेकिन सवाल ये कि डुमरी के दंगल में इंडिया गठबंधन के बेबी देवी के खिलाफ एनडीए से कौन ताल ठोकेगा? का ऐलान, 5 सितंबर को मतदान, 8 को नतीजा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की डुगडुगी बज गई है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया है। शिक्षक दिवस के दिन डुमरी में वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को ये साफ हो जाएगा कि डुमरी की जनता का प्यार किसे मिला और किसे डुमरी की जनता ने नकार दिया। 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान, 8 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। 10 अगस्त से दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन, 17 अगस्त तक भरे जा सकेंगे नामांकन, 18 अगस्त को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच, 21 अगस्त तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। जगन्नाथ महतो के निधन के कारण डुमरी सीट खाली हुई थी। डुमरी के दंगल में जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी जेएमएम की ओर से ताल ठोकेंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बेबी देवी को मंत्री बनाकर ये साफ कर दिया है, लेकिन बेबी की लड़ाई किससे होगी ये अब तक तय नहीं है। हालांकि बीजेपी और आजसू ने ये साफ जरूर कर दिया है कि दोनों पार्टियों की दोस्ती डुमरी में बरकरार रहेगी, लेकिन उम्मीदवार कौन उतरेगा इस पर फैसला होना बाकी है। हालांकि आजसू लगातार दावेदारी ठोक रहा है कि कम से कम 2 गुने मतों से हम चुनाव जीतेंगे। जितने मतों से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी चुनाव जीते थे, उससे 2 गुने मतों से तो कम से कम निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। को लगता है कि वहाँ चुनाव नहीं होगा, वहाँ पर एक श्रद्धांजलि ज्ञापन होगा। और 5 तारीख चूंकि शिक्षक दिवस भी है और पूर्व शिक्षा मंत्री को सही श्रद्धांजलि क्षेत्र की जनता देगी, और हमको लगता है कि अपार जन समर्थन हमारे साथ है और एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ हम वहाँ पर जगन्नाथ दा को श्रद्धांजलि देंगे। तरह से उन्होंने काम किया था, निश्चित रूप से लोग बेबी देवी जी को जब चुनाव लड़ाया जाएगा, जो भी अब वो लोग घोषणा करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग सभी गठबंधन के साथी मिल करके, और हम समझते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग चुनाव जीतेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ महतो ने जीत का पताका फहराया था, लेकिन तब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ थे, जबकि बीजेपी और आजसू की राहें जुदा थी। 2019 में जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने दर्ज की थी जीत। जगन्नाथ महतो को मिले थे 71,128 वोट। आजसू की यशोदा देवी को 34,000 से ज्यादा वोट से दी थी मात। आजसू की यशोदा देवी को मिले थे 36,840 वोट। तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के प्रदीप साहू को मिले थे 36,013 वोट। लेकिन अब की बार डुमरी में एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला है। ऐसे में जीत के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ेंगे, और किसका होगा? अब ये तो केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व दोनों मिलकर के इस पर फैसला करेंगे, और जो भी तय होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। इंडिया अलायंस बनने के बाद पहला उपचुनाव है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद बाबूलाल मरांडी की भी पहली अग्नि परीक्षा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के साथ ही डुमरी विधानसभा सीट जो है वो खाली हो गई। हालांकि उनकी पत्नी को मंत्री बनाया सीएम ने। अब डुमरी विधानसभा उपचुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है। जाहिर तौर पर सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही है कि आखिर एनडीए की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार।
बिल्कुल, देखिए उपचुनाव के घोषणा के साथ ही सियासी सरगर्मी जो है डुमरी उपचुनाव को लेकर वो तेज महसूस होने लगी है राधा। और आपने देखा होगा कि तमाम नेताओं के बयान भी आ चुके हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो वो बेहद कॉन्फिडेंट, उनको लगता है कि डुमरी की जो जीत है वो महज औपचारिकता भर रह गई है। वहाँ उपचुनाव जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता भर है और बेहद कॉन्फिडेंट है झारखंड मुक्ति मोर्चा। उनको लगता है कि जिस तरह का व्यक्तित्व स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का रहा है और डुमरी को लेकर एक विशेष लगाव उनका रहा, वहां की माटी से वो जुड़े थे और 4 टर्म से ज्यादा के वो विधायक रहे हैं, तो उनको लगता है कि डुमरी की जनता जो है वो श्रद्धांजलि के तौर पर डुमरी की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने जा रही है। और इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए की बात करें, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, तो ये सही बात है कि अभी एनडीए की तरफ से ये तय नहीं हुआ है कि वहां उम्मीदवार कौन होगा, बीजेपी का चेहरा होगा या आसू का चेहरा होगा। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं और सियासी गलियारों में जिस बात को लेकर चर्चा तेज है राजा, कि डुमरी में जो उम्मीदवार होगा एनडीए की तरफ से वो आसू का ही होगा। संभवतः जो पिछली बार 2019 में जो यशोदा देवी आसू की टिकट पर वहां से उम्मीदवार थी, इस बार भी पार्टी उन्हीं पर दाव लगा सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा अभी तक न तो एनडीए की तरफ से हुई है न आसू की तरफ से हुई है, तो इंतजार करना होगा औपचारिक घोषणा का। लेकिन ये जरूर है कि 2 महिलाओं के बीच में ही सियासी टक्कर आपको डुमरी में देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहद कॉन्फिडेंट है, दूसरी तरफ आप देख रही होंगी कि लगातार मुख्यमंत्री वहां कैंपेन कर रहे थे। बैक टू बैक 3 बड़े कार्यक्रम डुमरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने हाल के 20-25 दिनों में किया है। कल भी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री थे। वहां एक प्रखंड में चंद्रपुरा प्रखंड जो कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, परिसंपत्तियों का वितरण हुआ, कई सारी घोषणाएं की। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा से पहले वहां अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से जताने में कामयाब रही है। और लगातार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का कैंपेन हुआ, मुख्यमंत्री लगातार वहां सक्रिय हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आसू की भी सक्रियता वहां दिख रही है। जमीन स्तर पर आसू अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने की कोशिश में जुट चुका है। उनके नेता लगातार वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। सुदेश महतो का हाल में कार्यक्रम हुआ। चंद्रप्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से सांसद हैं आसू से, वो लगातार उस क्षेत्र में कई बार उनका कार्यक्रम हो चुका है। तो संगठन को धार देने की कोशिश में आसू लग चुका था और अब सियासी मुकाबले का वक्त आ चुका है। लेकिन जब तक औपचारिक तौर पर एनडीए की तरफ से यह घोषणा नहीं हो जाती है कि मुकाबले में कौन होगा, बीजेपी मुकाबला करेगी या फिर आसू मुकाबला करेगा, लेकिन रामगढ़ में जिस तरीके से आसू को जीत मिली है उससे आसू कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है, उत्साहित है। उनको लग रहा है कि डुमरी में भी फतह एनडीए जो है वो कर लेगा। अगर समीकरणों पर देखें, अगर वोट प्रतिशत को देखें, वोटों के समीकरण को देखें राधा, तो पिछले चुनाव में अगर हम 2019 की बात करें तो लगभग 71,000 वोटों से 71,000 वोट जो है वो जगन्नाथ महतो को आए थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो आसू की उम्मीदवार थी यशोदा देवी, उनको लगभग 36,000 वोट मिले थे। बीजेपी की अगर बात करें तो उनको लगभग 34,000 वोट मिले थे। और दोनों के वोट को अगर आप जोड़ दें तो ये 71,000 से कहीं ज्यादा दिखता है। तो उस नजरिए से अगर आप देखें, अगर एनडीए पूरी एकजुटता के साथ वहां लड़ती है, जिस तरह की एनडीए के नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो दावे आ रहे हैं कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ डुमरी में नजर आएगा, तो अगर उसी तरीके की एकजुटता दिखती है जैसा रामगढ़ में दिखा था, तो परिणाम हो सकते हैं कुछ और हों। लेकिन ये उपचुनाव है और जगन्नाथ महतो का जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है और डुमरी में जिस माटी से वो जुड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं जगन्नाथ महतो की जो पत्नी है देवी देवी, जो उम्मीदवार हैं, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार के नाम का घोषणा हो चुका है, बाकायदा कैबिनेट में उनको मंत्री भी बनाया जा चुका है, तो ये तमाम जो समीकरण है तो उससे कहीं ना कहीं फायदा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीओ को होता हुआ वहां दिख रहा है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में जब तक परिणाम नहीं आ जाते आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जाता है। दूसरी तरफ अगर एनडीए एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ लड़ता है तो हो सकता है कि परिणाम कुछ
और हों, लेकिन एक सिंपैथी का जो फैक्टर है, क्योंकि जगन्नाथ महतो जिस तरीके के नेता रहे हैं उनका एक सिंपैथी है, और जिस वोट बैंक की सियासत झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है, महतो बहुल वोट बैंक की सियासत झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से करती है, तो वो जो पूरा इलाका है वो उसी वोट बैंक के आसपास टिकता है। जगन्नाथ महतो के एक बड़े नेता रहे हैं, तो ये तमाम जो समीकरण है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जाता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। राजा, बिल्कुल समीकरण जो है वो तो दिख रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है राकेश कि जब 2019 में डुमरी विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त दोनों पार्टी अलग अलग लड़ी थी, बीजेपी और आजसू। अगर उन्हें ऐड किया जाए इस बार तो जाहिर तौर पर अच्छे खासे आंकड़े नजर आ रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि जो दबदबा जगन्नाथ महतो का वहां पर है, जाहिर तौर पर उपचुनाव के नतीजे आज तक राज्य में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सत्ता पक्ष को जीत मिली है। तो क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होना है, या फिर अगर बीजेपी और आजसू एक साथ लड़ रही है तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए का, और अगर हम सिंपैथी के तौर पर बात करें तो सिंपैथी वोट भी मिल सकते हैं बेबी देवी को? नहीं, बिल्कुल, देखिए वो एक फैक्टर तो इस चुनाव में है, सिंपैथी वाला फैक्टर है, वो फैक्टर रहेगा ही। दूसरी तरफ जिस एनडीए की एकजुटता की आप बात कर रही हैं, तो रामगढ़ में वो एकजुटता नजर आया था राधा, और उसी एकजुटता का ही परिणाम रहा कि रामगढ़ की जो सीट थी वो आजसू के खाते में गई। तो उसी एकजुटता के साथ अगर डुमरी में भी एनडीए लड़ता है, अगर आजसू और बीजेपी एक साथ मिलकर लड़ते हैं, तो हो सकता है कि परिणाम थोड़े अलग हों। लेकिन यहाँ जो एक बड़ा फैक्टर है सिंपैथी का, क्योंकि जगन्नाथ महतो जिस व्यक्तित्व के नेता रहे और डुमरी को लेकर जिस तरीके का उनका कमिटमेंट रहा, उनका लगाव रहा, उस माटी से वो जुड़े रहे, तो वो एक बड़ा फैक्टर वहां काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है, जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात जिस तरीके से आप कर रही हैं, जो 5 उपचुनाव हुए, ये 6ठा उपचुनाव होगा, तो इस सरकार के 3.5 साल के टेन्योर में अगर आप देखें तो 5 उपचुनाव हुए, जिसमें अगर आप रामगढ़ को छोड़ दे तो बाकी जो 4 उपचुनाव हुए, चाहे आप मधुपुर की बात कर ले, बेरमो की बात कर ले, दुमका की बात कर ले, मांडर की बात कर ले, तो वहां जो सीटें सत्ता पक्ष की थी वो सस्टेन किया, यानी सत्ता पक्ष के पास ही वो सीटें रही है। तो ट्रैक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बेहतर है यूपीए का, और इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बदौलत यूपीए बेहद कॉन्फिडेंट है। उनको लग रहा है कि डुमरी में एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। जहां तक रामगढ़ में जो चूक हुई, उस चूक से सत्ता पक्ष ने कई सबक लिए हैं, और उस पूरे मैकेनिज्म को, उस पूरे सियासी समीकरण को अब दूसरे ढंग से देखने की कोशिश की जा रही है, उसको उसी तरीके से परोसने की कोशिश की जा रही है, ताकि डुमरी में किसी तरीके की कोई चूक ना हो जाए। राजदा, अगर आजसू अपना उम्मीदवार वहां से उतारती है तो क्या वो यशोदा देवी होंगी? क्या ये कहीं से कुछ कंफर्म हो पाया है? नहीं, देखिए, अभी औपचारिक तौर पर कोई घोषणा एनडीए की तरफ से नहीं हुई है। ये भी घोषणा नहीं हुई है कि वहां बीजेपी, माफ कीजिएगा, वहां आजसू लड़ने जा रही है या बीजेपी लड़ेगी। ये जरूर है जो हमारे सूत्र हैं, और जिस तरीके की सियासी गलियारों में चर्चा है और आजसू का जिस तरीके का वहां इन्वॉल्वमेंट है, उससे ये लग रहा है कि ये सीट आजसू के खाते में जा सकता है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जब तक सीटों को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक उम्मीदवार कौन होगा इस पर भी सस्पेंस है। लेकिन यशोदा देवी चूंकि पूर्व में वहां से आजसू की प्रत्याशी रही हैं, वो सेकंड पोजीशन पर रही थी, लगभग 36,000 से ज्यादा उनको वोट पड़े थे, तो कहीं ना कहीं उसी चेहरे पर आजसू जो है वो दाव लगा सकता है, क्योंकि बहुत दूसरा ऑप्शन आजसू के पास है नहीं। तो अब आप देखेंगे कि चूंकि घोषणा हो चुकी है चुनाव की, 5 तारीख को वोट पड़ने हैं और 8 को परिणाम होना है, 10 से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, तो बहुत वक्त नहीं है। तो 1-2 दिनों में आप देखेंगे कि एनडीए के स्तर से भी तस्वीर जो है डुमरी को लेकर वो साफ हो जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि उम्मीदवार आजसू का होगा या बीजेपी का होगा, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीदवार जो होगा वो आजसू का ही होगा। राजदा, बेबी देवी की अगर बात करें, जगन्नाथ महतो ने जिस तरीके से शिक्षा विभाग में काम किया है, वाकई में वो बेहद सराहनीय हैं, और उनकी पत्नी जो कि उन्हें राजनीति के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। अगर उसी तरह अगर हम बात करें बिहार की, तो राबड़ी देवी को भी कुछ भी नहीं पता था, पर काफी अच्छा उन्होंने भी किया। तो क्या इस तरीके से बेबी देवी को हम इस क्षेत्र में देख सकते हैं कि वो जिस तरीके से जगन्नाथ महतो ने एक शिक्षा को कहां से कहां स्तर किया था,
वाकई काबिल तारीफ है। तो क्या बेबी देवी कर पाएंगे ऐसा? तो देखिए, बेबी देवी अभी राजनीति का अखाड़ा भी नहीं जानती है, ये बात सच है, लेकिन उनके साथ पूरी पार्टी है, उनके साथ पूरी यूपीए है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उनको इस चुनाव में जरूर मिलेगा। खुद मुख्यमंत्री चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। अब चूंकि आचार संहिता लग चुका है तो इस वजह से अब सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन सक्रियता एक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जरूर उनकी वहां रहेगी और पूरा जो चुनाव का जो कमान है वो मुख्यमंत्री के हाथों में ही होगा। आपने देखा होगा मधुपुर में इसी तरीके की तस्वीर थी, वहां भी बाई इलेक्शन हुए, वहां भी उनके जो पुराने नेता थे हाजी हुसैन अंसारी, उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके बेटे को टिकट दिया गया। वो टिकट विधायक बनने से पहले उनको मंत्री पद से सुशोभित कर दिया गया। तो यहां भी वही फार्मूला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनाया और अब इस फार्मूले का उनको राजनीतिक तौर पर डुमरी में कितना फायदा होता है ये तो देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक तौर पर डुमरी की लड़ाई जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा कर रही है कि बहुत आसान है, उतना आसान नहीं होगा। एक सिंपैथी वाला फैक्टर जरूर है। ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि सरकार अपने 3.5 साल के कामकाज को लेकर डुमरी में जाएगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष की भी तैयारी है। उनको लगता है कि 3.5 सालों में जिस तरीके से सरकार का चाल चरित्र और चेहरा रहा है उसको लेकर विपक्ष जो है वहां डुमरी के जनता के बीच में जाने का काम करेगा। तो अब देखना होगा कि जनता का मूड मिजाज क्या होता है, लेकिन आमतौर पर बाई इलेक्शन का जो मूड मिजाज होता है वो सत्ता के पक्ष में ही जाता है और जहां सिंपैथी वाला फैक्टर हो जाता है तो वो आप कह सकते हैं कि उसे और प्लस कर देता है। तो ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में, यूपीए के पक्ष में ये एक बड़ा फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है कि जगन्नाथ महतो का एक जो सिंपैथी है वो वोटों में तब्दील होगा और अगर तब्दील हो जाता है तो एक बड़ी जीत वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यूपीए को मिलता हुआ आपको नजर आएगा। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और बताएं आपको कि 5 सितंबर को मतदान होगा, उस दिन शिक्षक दिवस है, 8 को नतीजे आएंगे। जेएमएम ने अपना उम्मीदवार के नाम का ऐलान तो कर दिया, मंत्री भी बना दिया है जगन्नाथ महतो। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी फिलहाल शिक्षा मंत्री के पद पर हैं और उम्मीदवार भी वही होंगी। अब देखना यह है कि एनडीए के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।